इस चौथे स्तंभ को संवैधानिक मान्यता इस देश ने नहीं दी है, इस देश के कानून ने नहीं दी है। इसलिए दम भरने के लिए ये बात अच्छी लगती है कि देश का चौथा स्तंभ है। वैसे तो कहते हैं कि राजनीति विचार का एक माध्यम है, लेकिन मुझे लगता है कि बदलते परिदृश्य में सरकारों के विचार भी बदल रहे हैं। उस सोच के साथ पत्रकार है कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लकुटी हाथ, जो घर फूके आपनो चले हमारे साथ। तो इस सोच के साथ में जो पत्रकार काम कर रहा है उसके खिलाफ तो कुछ नहीं मिलना। यहाँ पर लिखा हुआ है पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करो, और ये मांग लंबे समय से इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट इस राजस्थान में कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द खटक और मैं हूं आपके साथ राहुल टीसी शर्मा। राजस्थान में जिस तरह के पत्रकारों की आवाज़ों को दबाया जा रहा है, जिस तरीके से उनके निजी व्यवसायों पर हमले किए जा रहे हैं, सिर्फ किस कारण? सिर्फ सच दिखाने के कारण, जनता की आवाज़ को उठाने के कारण, जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाने के कारण। आज हम मौजूद है शहीद स्मारक पर, जहां पर ये पत्रकारों के जो निजी व्यवसायों पर जिस तरीके से सरकार की, प्रशासन की तरफ से कार्रवाइयां की जा रही हैं, उद्देश्यपूर्ण और द्वेषपूर्ण कार्रवाइयां जो की जा रही हैं, उस धरने का आज 11वां दिन है। लेकिन आज भी सरकार सोई हुई है, आज भी सरकार के कान पर जूं तक नहीं रह गई। कितनी धूप, बारिश, आंधी, तूफान आ गए, पर लेकिन पत्रकार यहीं बैठे हुए अपनी मांगों को लेकर के। जी सर। देखिए, समय बदल रहा है और वैसे तो कहते हैं कि राजनीति विचार का एक माध्यम है, लेकिन मुझे लगता है कि बदलते परिदृश्य में सरकारों के विचार भी बदल रहे हैं। एक छोटी सी घटना के साथ में अपनी बात को यहाँ पर कहना चाहूँगा कि खुशवंत सिंह का नाम इस देश का हर प्रबुद्ध नागरिक जानता है, और खुशवंत सिंह अपनी एक संस्मरण सुनाते हुए जब इस बात को कहते हैं कि देश के एक बहुत बड़े राजनेता जो बाद में प्रधानमंत्री भी बने, उनके खिलाफ कुछ बातें उन्होंने अपने अखबार में लिखी, और नतीजा ये रहा कि सुबह उनको उनके द्वारा चाय पर निमंत्रण दिया गया, और ये कहा गया कि जब वो चाय पर दोनों साथ बैठे तो उनको, खुशवंत सिंह को ये था कि शायद नाराज़गी का इजहार होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि यार आपने जो लिखा ना वो मेरे भी संज्ञान में नहीं था। ये संवेदनाएं सत्ता में होनी चाहिए, ये हम मानते हैं, लेकिन इन संवेदनाओं का जो अभाव है वर्तमान दौर के अंदर हमको राजनीतिक दलों में, राजनेताओं में देखने को नहीं मिल रहा है। 11 दिन हो गए धरने को, और इन 11 दिनों के इस धरने के पीछे क्या वजह है ये जानना ज़रूरी है। जैसलमेर में ओरण का एक आंदोलन चल रहा है जिस पर पूरे देश की निगाहें हैं। एक स्वतंत्र और एक निष्पक्ष पत्रकार होने के नाते जनता की आवाज़ को एक मंच देना यह हमारा काम है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र सिंह जी राठौड़ ने इस काम को वहाँ पर बखूबी किया, और नतीजा ये रहा कि तत्कालीन जो कलेक्टर साहब थे उनको ये बात अखर रही थी। उनको लग रहा था कि यार ज़िले का मालिक मैं और मेरे खिलाफ आवाज़ उठाने वाला कौन। और इसी सोच के साथ उन्होंने पहले कहा कि भाई पता करो कि इनका क्या कारोबार है, इनके कैसे पत्रकारिता चलती है। जब पता चला कि साहब निष्पक्ष पत्रकार हैं, और वो उस सोच के साथ पत्रकार है कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लकुटी हाथ, जो घर फूके आपनो चले हमारे साथ। तो इस सोच के साथ में जो पत्रकार काम कर रहा है उसके खिलाफ तो कुछ नहीं मिलना। तो बोले यार पत्रकारिता में खोट नहीं है तो और पता करो कि कहाँ क्या हो सकता है। तो एक जो ज़मीन थी, जो तत्कालीन वहाँ पर एक डेजर्ट क्लब है, उससे वो ज़मीन लीज पर ली गई थी, किराए पर ली गई थी। और क्योंकि कलेक्टर साहब पदेन अध्यक्ष डेजर्ट क्लब के, तो उन्होंने कहा ज़मीन खाली करो। हमने कहा साहब 2004 से बैठे हैं, करोड़ों रुपए हमने यहाँ पर खर्च किए हैं, हमारी आजीविका का साधन है, कैसे खर्च करें। और इस देश में किराएदारी अधिनियम एक बना हुआ है, अगर कोई विवाद है तो किराएदारी अधिनियम के तहत आप जाइए। तो अगर हमने किराया अदा नहीं किया है तो हमको हटाइए, हमने नियम शर्तों का उल्लंघन किया है तो हटाइए। लेकिन जो बुलडोज़र और दूसरे राज्यों में न्याय के लिए चलता है, वो बुलडोज़र लेकर के वो पत्रकारिता की छाती पर खड़े हो गए। उन्होंने उस बुलडोज़र को हमारे ऊपर चला दिया, नेस्तो नाबूद कर दिया उस जगह को। लेकिन वो ये भूल गए कि सत्य की आवाज़ इस तरह की दमनात्मक कार्रवाइयों से दबने वाली नहीं है।
हमने पुरजोर तरीके से उस कार्रवाई का भी वहाँ पर विरोध किया और अब न्याय की मांग को लेकर के ये धरना लगातार यहाँ पर जारी है। ये बात किसी एक प्रदेश अध्यक्ष या किसी एक पत्रकार की नहीं है, आपको इस बात को समझना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करो और ये मांग लंबे समय से इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट इस राजस्थान में कर रहा है। और काफ़ी पत्रकारों को देखा भी गया है कि कई बार खबरों को लेकर के हमले किए जाते हैं, उन्हें धमकी भी दी जाती है और पहले भी कई बार ऐसा हुआ भी है। देखिए, केवल बात धमकी तक नहीं है। इस देश के अंदर और राजस्थान में जिस तरीके का दौर चल रहा है, पत्रकार अपने आप में असुरक्षित क्यों है ये जानना बेहद ज़रूरी है। हम ये मानते थे कि प्रशासन, सरकार ये निष्पक्ष पत्रकारिता के वो बनेंगे, संरक्षण देंगे ये निष्पक्ष पत्रकारिता को, लेकिन संरक्षक की भूमिका तो ये भूल गए। इनको ये लगता है कि अब विज्ञापन क्योंकि हमारे अधीन है, इसलिए इस राजस्थान में पत्रकारिता वैसी ही चलेगी जैसी हम चलाना चाहते हैं। तो इनको इस बात को सोचना चाहिए कि ये देश बदल रहा है। अब पत्रकारिता को विज्ञापन के माध्यम से खरीद लेना, गुलाम बना लेना ये संभव नहीं होगा। निष्पक्ष पत्रकारिता इस देश में हमेशा से रही है। आज़ादी के आंदोलन में सबसे बड़ा आघात अगर किसी को देने की कोशिश की थी ना सरकारों ने, अंग्रेज़ों ने, तो वो देने की कोशिश की थी पत्रकारों को और पत्रकारिता को। और दमन के उस दौर के अंदर भी पत्रकारों ने अपनी निष्पक्ष लेखनी को कहीं गिरवी नहीं रखा था, तो आज भी नहीं रखेगा। उस दौर से भी हम निकल करके आए थे और इस दौर से भी हम निकल करके जाएंगे, ये विश्वास है, ये हौसला है, क्योंकि इस हौसले के पीछे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे ऊपर। कहने को आप भी अपनी बात को शुरू करते वक्त कहते हैं कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के ऊपर हमला हो रहा है, लेकिन इस चौथे स्तंभ को संवैधानिक मान्यता इस देश ने नहीं दी है, इस देश के कानून ने नहीं दी है। इसलिए दम भरने के लिए ये बात अच्छी लगती है कि देश का चौथा स्तंभ है, लेकिन उस चौथे स्तंभ को बाकी के 3 स्तंभ मिलकर के किस तरीके से रौंद रहे हैं, ये जो नज़ारे हैं ये पूरे देश में आम है। कहीं पत्रकार मारे जा रहे हैं, कहीं पत्रकार पिट रहे हैं, कहीं उनकी आजीविकाओं पर हमला हो रहा है। और ये जो पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग हम कर रहे हैं, ये इसीलिए कर रहे हैं कि सरकार इससे तो बचा दो, बाकी तो हम अपनी रोजी रोटी का इंतजाम तो हम कर लेंगे। कई बार देखा भी गया है कि पत्रकारों पर एफआईआर तक दर्ज करा दी जाती है, उनको गिरफ्तार तक कर लिया जाता है और इस तरीके से अघोषित चौथा स्तंभ जो बना रखा है वो ऐसे लगता है कि जैसे सिर्फ कागजों तक सीमित है, या एक बोलने में बहुत अच्छा लगता है कि आप चौथा स्तंभ हो, लेकिन चौथे स्तंभ जैसी कोई बात दिखाई देती नहीं जब बात उनके अधिकारों पर आती। देखिए, एक छोटी सी कहानी है कि गांव के अंदर एक बार एक कंपनी गई थी और उन्होंने वहां पर एक बूढ़ी अम्मा को पकड़ कर लाए कि इस गांव का सबसे सुंदर बच्चा लेकर के आओ, हम उसको पुरस्कार देंगे। तो वो एक काले से नाक बह रही थी, गंदे से बच्चे को लेकर के आई। तो उन्होंने पूछा कि ये सबसे सुंदर है? बोले मेरे लिए तो यही सबसे सुंदर है, मेरा पोता है। तो इन सरकारों के जो पोते हैं ना, जिनको ये पाल पोस रही है, वो अच्छे पत्रकार हैं। उसके अलावा जितने पत्रकार सच की लड़ाई को लड़ना चाहते हैं, जिनको स्पून फीडिंग नहीं चाहिए, वो विरोधाभास तो होगा यार दोस्त। और उस विरोधाभास को ही हम लोग यहाँ पर बैठ कर के सहन कर रहे हैं। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो दमनात्मक कार्रवाई है कि अपने लाडले को तो आप चांदी की चम्मच के अंदर वो देना चाहते हो आप। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, आप डिजिटल मीडिया से संबंधित हैं? डिजिटल मीडिया पॉलिसी राजस्थान में लागू की गई थी। सरकार ने कहा था कि हम इसके लिए ये नियम बनाए हैं और इसके तहत हम आपको विज्ञापन देंगे। क्या मिले? नहीं। क्यों? ये सवाल आखिर इस सरकार से पूछेगा कौन? क्योंकि इनको पता है कि अगर ये गाजर आगे नहीं बांधी तो ये बकरा मुझे खा जाएगा। तो वो गाजर बांध करके लटका दी गई। डिजिटल मीडिया को उसका जो हक देना चाहिए था वो नहीं दिया गया। जो रीजनल चैनल्स चल रहे हैं उनको किस तरीके की फंडिंग होती है, एक बड़े चैनल का मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन अगर उसके कार्यक्रम के अंदर कुछ बातें किसी को अखड़ती हैं तो उसके विज्ञापन बंद कर दिए जाते हैं। और इसमें राजनीतिक विचारधारा का कोई लेना देना नहीं है।
विपरीत राजनीतिक विचारधारा वाले जो मुख्यमंत्री थे, उनके समय में भी एक बड़े अखबार के मालिक को ये कहना पड़ा था कि अगर मेरे को मेरे घर बेच करके, बर्तन बेच करके भी अगर मेरे को मेरा अखबार निकालना पड़ा तो मैं निकालूंगा। तो आखिर ये नियंत्रण कब तक, ये सेंसरशिप कब तक, ये पत्रकार के पेट पर लात मारने की नीति कब तक? कहने को कहते हो, हर आदमी अपने हाथ में एक संविधान लिए घूमता है और लोकसभा से लेकर के और राजस्थान की विधानसभा तक उस संविधान की दुहाई दोनों ही राजनीतिक दलों के नेता देते हैं। लेकिन उस संविधान में लिखी हुई बातों को आखिर आप स्वीकार क्यों नहीं करना चाहते? वो सिर्फ कागजी बातें सीमित तक रह जाती। बस इसी लड़ाई को हम लड़ रहे हैं। ये किसी एक व्यक्ति के रोजगार की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है हक की। हम सुरक्षा मांग रहे हैं, हम सुविधा नहीं मांग रहे हैं। जिस दिन सुविधा मांगने आए उस दिन मुख्यमंत्री के आवास पर ताले लगा देना, उस दिन मुख्यमंत्री कार्यालय में घुसने मत देना। लेकिन सुरक्षा मांगने का अधिकार रखते हैं। पूरे जोर से उस आवाज़ को हम जनता के बीच में ले जा कर के रखेंगे, क्योंकि आपने तो अपने कान बंद कर लिए। और सबसे बड़ी बात है मेरे दोस्त कि आज की तारीख के अंदर एक राजस्थानी में कहावत है ना कि घर का पूत कमारा डोले और पड़ोसियों का ब्याह रचावे। हमारे देश के दोनों पार्टियों के जो राजनेता हैं, जो कर्णधार हैं, वो दूसरे राज्यों में चुनावों में जाकर के बता रहे हैं कि हम तुम्हारे लिए ये सब कर देंगे। अरे तुम्हारे खुद के पत्रकार भूखे मर रहे हैं, तुम्हारे खुद की जनता सड़कों पर उतर रही है। एक बार नज़र उस पर भी तो डाल लो। जिस दिन वहाँ की जनता ने तुमसे पूछना शुरू कर दिया ना कि तुम्हारे लोग भूखे मर रहे हैं, यहाँ कौन सी पूरी सब्जी बांट रहे हो, तो फिर संकट खड़ा हो जाएगा। और जिस तरीके का आपका एक दल जो है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से भी मिला है, क्या आश्वासन वगैरह दिया है उन्होंने? देखिए, आश्वासन और मुख्यमंत्रियों से, पूर्व मुख्यमंत्री से मिलना विषय नहीं है हमारा, है ना। आप समझिए, हम राजनीति करने के लिए नहीं बैठे हैं, हम बैठे हैं हक की लड़ाई के लिए। इस हक की लड़ाई में जो आना चाहता है ना, वो आगे होकर के आए। और मैं हमेशा से एक बात को कहता रहता हूँ कि हक की लड़ाई में जो आज खामोश है, अपनी खामोशियों का गुनहगार खुद होगा। फिर वो चाहे वर्तमान सत्ताधारी लोग हों या विपक्ष के लोग हों, क्योंकि ये लड़ाई पत्रकार संगठन की नहीं है, ये लड़ाई आम जनता की है। और इस लड़ाई को अब आम जनता के बीच में ले जाने की तैयारी हम लोग कर चुके हैं। हम ये तय कर चुके हैं कि पूरे राजस्थान के अंदर एक जन चेतना यात्रा को लेकर के निकलेंगे, जिसमें मुख्य रूप से पत्रकार सुरक्षा कानून की जो मांग है वो बड़ा मुद्दा होगा, लेकिन उसके साथ साथ अन्य मुद्दे भी होंगे। और उसके साथ जनमानस के बीच में एक जागृति लाने की जो कोशिश है, वो इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट शुरू करने जा रहा है। बहुत जल्द उस आंदोलन की भी शुरुआत होगी। उस पूरे कार्यक्रम को आप सबके बीच में साझा किया जाएगा। इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे, ये तय है। द खटक के माध्यम से आप, जैसे कि सरकार भी इस चैनल को देखती है, सारे जनप्रतिनिधि जो हैं सरकार के, वर्तमान सरकार के और पूर्ववर्ती सरकार के, सभी इसको फॉलो भी करते हैं, तो क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, सीधे तौर के ऊपर हम केवल इतना सा कह रहे हैं कि बात केवल हमारी नहीं है। जो भी यहाँ पर धरने पर बैठते हैं, जो आंदोलन करते हैं, वो अहिंसा में विश्वास रखते हैं, वो व्यवस्थाओं में विश्वास रखते हैं। हम कोई उग्र आंदोलन के तो हामी नहीं हैं। और जब हम अपनी पूरी उसके साथ में अपनी मांगों को उठा रहे हैं, तो आपसे केवल इतना आग्रह करते हैं कि आप थोड़ा सा संवेदनशील होकर के हमारी मांगों की तरफ ध्यान दीजिए। आप उन बातों को सुनिए। अगर नाजायज़ है, मैं फिर कहता हूं कि अगर वो रेस्टोरेंट नाजायज़ था तो उसकी बाहर एक दीवार बाकी बची है, आप उसको भी गिरा दीजिए। उसके साथ में हमको उठा करके जेल में भी डाल दीजिए। हम उसके लिए भी तैयार हैं अगर हम गलत हैं तो। और अगर हम गलत नहीं हैं तो संवेदनाओं के साथ में आपका ये नैतिक दायित्व है कि हमारी बातों को सुने। और अगर हम जायज़ मांग को लेकर के आपके पास में आए हैं तो उन मांगों को पूरा करें। लेकिन उसके लिए संवाद सबसे महत्वपूर्ण है, और आप संवाद करना नहीं चाहते। अगर आप संवाद नहीं करना चाहते तो संवादहीनता हमेशा टकराहट को पैदा करती है। हम उस टकराहट की तरफ आगे नहीं बढ़ना चाहते, ये आग्रह है। अन्यथा इस देश के हर आम नागरिक को ये अधिकार है कि वो अपनी मांगों को लेकर के सड़कों पर उतरे। और जिस दिन सड़कों पर इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट उतरेगा, ये तय मानिए कि तस्वीर बदलती हुई ज़रूर नज़र आएगी। जी, तो ये थे मनबीर जी, जिन्होंने अपने जो पत्रकारों पर जो हमले हो रहे हैं उसको लेकर के विचार अपने साझा किए।
और सरकार से मांग की कि जो पत्रकार सुरक्षा जो अधिनियम है, जो कानून है, उसको लेकर के आए, पत्रकारों की सुरक्षा की बात की जाए, उनकी बातों को सुना जाए और इस तरीके के निजी व्यवसाय पर हमले प्रशासन की तरफ से रोके। मेरे सहयोगी दीपेंद्र के साथ मैं राहुल टीसी शर्मा, देखते रहिए द खटक।